गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए थे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आज बात करेंगे हम उन रिप्रोडक्टिव सेल्स की, उन लैंगिक कोशिकाओं की जो कि मेल में बनते हैं और फीमेल में बनते हैं। मेल में जो लैंगिक कोशिका बनती है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, उसको हम शुक्राणु कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म। इसकी संरचना के बारे में बात की जाएगी कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो है, अब मैंने इससे पहले बताया था कि जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो स्पर्मेटिक कोशिका होती है, वो स्पर्मेटिक कोशिका जो है वो जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती, कायाकांतरण होता है, जिसकी वजह से स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म जो है इस तरीके से उसका शेप होता है स्पर्म का। इस तरीके से स्पर्म होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, न्यूक्लियस, केंद्रक रहता है। इस तरीके से ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। और इस केंद्रक के जो आगे वाला भाग होता है, इस केंद्रक के जो आगे वाला भाग है उसमें एक्रोसोम होता है। क्या होता है, ये इस तरीके से कैपनुमा स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और इसी एक्रोसोम के अंदर बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका रोल क्या है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो ये जो स्पर्म की संरचना है, ये स्पर्म की जो संरचना है इसमें जो है इस कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। इसका ये जो पहला वाला भाग होता है इसको हम हेड कहते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। इसके बाद ये नेक वाला पार्ट होता है और इसके बाद ये जो पार्ट बच गया इसको हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेल कहते हैं। टेल में क्या होता है बेटा, टेल में यहाँ पर बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं इस तरीके से अरेंज रहती हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल अरेंज रहती हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये अरेंज रहती हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल इसके नेक रीजन में होती है जिसको हम प्राइमरी सेंट्रियोल कहते हैं। ये प्राइमरी सेंट्रियोल होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेंट्रियोल होती है, ये सारी जो सेंट्रियोल्स कहलाती हैं, ये जो अरेंज रहती हैं इनको हम सेकेंडरी सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये सेकेंडरी सेंट्रियोल हो गई। इसी सेकेंडरी सेंट्रियोल में यहाँ पर बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अरेंज रहती हैं। यहाँ पर बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगी वो अरेंज रहेंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अरेंज हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेटा, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके टेल रीजन में ही क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि भाई यही टेल जो है अर्थात ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, गमन अंग है जो स्पर्म को जो है ओवा तक पहुंचाने का काम करेगा। तो पूरी एनर्जी जो होनी चाहिए वो टेल ये रीजन में होनी चाहिए। तो सारी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इस स्पर्म के स्ट्रक्चर को 3 भागों में विभाजित किया गया। हेड हो गया, नेक हो गया और ये टेल रीजन होता है। हेड रीजन में मैंने आपको बता दिया एक्रोसोम पाया जाता है, टोपीनुमा संरचना होता है, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम के अंदर बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो आगे चलकर ओवा को फर्टिलाइज करने में सहायता करते हैं। इसमें बहुत से एक्रोसिन नामक हार्मोन पाया जाता है और एक्रोसिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। और इसके बाद इसमें एक एंजाइम्स और पाया जाता है जिसे हाइलोयूरिनिडेज कहते हैं। इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के मैं बताऊंगा। ये एक्रोसोम है, इसको हम एक्रोसोम कहेंगे। ये एक्रोसोम है, टोपीनुमा स्ट्रक्चर एक्रोसोम कहलाता है। ये प्राइमरी सेंट्रियोल है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। ये प्राइमरी सेंट्रियोल हो गई।
और ये सेकेंडरी सेंट्रियोल हो गई, ये टेल रीजन हो गया। तो ये तो स्ट्रक्चर था किसका, शुक्राणु का। चलिए अब बात कर लेते हैं चलिए अब आगे बात कर लेते हैं ओवा के स्ट्रक्चर की। ओवा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ओवा एक गोल संरचना होती है, इस तरीके से यहाँ पर एक गोल संरचना है और इस गोल संरचना के चारों ओर जो है वेटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन है और इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद में जो मेम्ब्रेन होती है, इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोरोना, उसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, उसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसकी ये जो है लेयर है, ये जोना पेलुसिडा की, ये जो लेयर है किसकी है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर है। इस जोना पेलुसिडा के बाद जो है इसमें बहुत सारी कोरोना रेडिएटा की लेयर्स पाई जाती है। इस तरीके से ये कोरोना रेडिएटा होता है, ये कोरोना रेडिएटा, ये ओवा का स्ट्रक्चर है, अर्थात अंड का स्ट्रक्चर है। जो अंडा होता है फीमेल में उसका स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था। जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं, जब ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं, तो उससे क्या बाहर निकलता है, ओवा बाहर निकलता है। और ये इस तरीके से ओवा आपका निकल करके बाहर मैच्योर होके आ जाता है। और ये जो लेयर होती है, ये कोरोना रेडिएटा की लेयर होती हैं। यहाँ पर कोरोना रेडिएटा नाम बेटा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक तरीके से आपको पता है जैसे सन, सूरज जो होता है उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, किरणें निकलती हैं, उस तरीके से ये अंडे में जो किरणें निकल रही हैं, ऐसे माना जाता है कि इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, कोरोना ये रेडिएटा है। इसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या है, कोरोना रेडिएटा है। और इसके बाद जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा की लेयर है। और यहाँ पर ये जो है बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसको प्री वेटेलाइन स्पेस कहते हैं। प्री वेटेलाइन स्पेस, प्री वेटेलाइन स्पेस कहते हैं इसको, हम प्री वेटेलाइन स्पेस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्री वेटेलाइन स्पेस कहेंगे। प्री वेटेलाइन स्पेस। अब ये अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओवा के स्ट्रक्चर्स में मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके अंदर जोना पेलुसिडा की लेयर होती है ये, और यहाँ पर जोना पेलुसिडा के ठीक बाद जो स्पेस होता है उसे प्री वेटेलाइन स्पेस कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्पर्म, आपको पता है कि स्पर्म जब इजाकुलेट, स्पर्म जब मेल जो होगा वो अपने स्पर्म को इजाकुलेट कर देगा और स्पर्म्स जो होंगे वो यूटेरस का पूरा चक्कर काटते हुए फिलोपियन ट्यूब में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, फिलोपियन ट्यूब में आएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पता है कि ओवरी फीमेल्स में एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। एक टाइम में केवल एक ही ओवरी एक्टिव होती है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो अब स्पर्म मान लीजिए जैसे नीचे से चल करके आ रहा है और आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कैसा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि राइट साइड की, अब स्पर्म को कैसे मालूम कि उसे राइट साइड वाले ओवा मतलब जो फिलोपियन ट्यूब में जाना है या लेफ्ट साइड वाले फिलोपियन ट्यूब में जाना है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, जो भी ओवा एक्टिव होता है वो एक केमिकल मैसेज भेजता है नीचे की तरफ, अर्थात यूट्रस की तरफ एक केमिकल मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स को पता चल जाता है कि मुझे किस रास्ते को जाना है, वो उसी तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, एक केमिकल मैसेज होता है। अब स्पर्म यहाँ पर आता है, मान लीजिए ये जो है ना स्पर्म यहाँ पर आ गया, ऐसे करीब करीब करोड़ों स्पर्म्स जो होते हैं उनकी आपस में रेस होती है और जो स्पर्म सबसे पहले जाकर ओवा को फर्टिलाइज करता है, ओवा को फर्टिलाइज करता है,
वही जा करके जो है स्पर्म सक्सेस माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म एक साथ आकर के कोरोना रेडिएटा को क्या कर देते थे, हटा देते। उसके बाद जोना पेलुसिडा को भेद करके, जोना पेलुसिडा की लेयर को भेद करके अंदर एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना है आपको, जैसे ही जो सबसे पहला स्पर्म जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, सबसे पहला स्पर्म पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो जो है जोना पेलुसिडा की लेयर को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, उसके एक्रोसोम में जो एक्रोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये एक्रोसिन नामक प्रोटीन जो है जोना पेलुसिडा की लेयर को गला देती है। जैसे ही कोई भी स्पर्म जोना पेलुसिडा की लेयर को गला देगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो बेटेलाइन मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, ये एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन करेगी, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो है पूरे प्री बेटेलाइन स्पेस को, ये पूरे प्री बेटेलाइन स्पेस को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ताकि दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंट्री ना कर पाए। ये भी बात आपको याद रखनी है, यहाँ ब्लॉक कर देगा, दूसरा स्पर्म यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। अगर पॉलीस्पर्मी हो गई तो आपको पता है कि पॉलीप्लाइडी के केस जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रबंध होता है ओवा के अंदर कि जैसे ही स्पर्म जो है इस जोना पेलुसिडा की लेयर को टच करता है, अंदर से ओवा एक कॉर्टिकल एक रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और उस केमिकल रिएक्शन करने के कारण जो है ये जो लेयर है आपकी बेटेलाइन मेम्ब्रेन, ये ब्लॉक हो जाती है अदर स्पर्म के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन का केस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपका स्पर्म एंट्री करेगा, यहाँ से मान लीजिए आपका स्पर्म एंट्री कर रहा है, ठीक है। ये स्पर्म एंट्री करेगा, स्पर्म कॉर्टिकल यहाँ पर रिएक्शन करेगा, एंट्री कर जाएगा और अपनी टेल को पीछे छोड़ देगा। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये अपनी टेल को अंदर नहीं ले जाएगा, टेल को अंदर नहीं ले जाएगा, केवल हेड पोर्शन अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इसका जो प्रो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फीमेल प्रो न्यूक्लियाई होगा, मेल प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट का निर्माण कर देंगे, जाइगोट का निर्माण कर देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। धन्यवाद।